साउंड चेक एंड हियर वी गो। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। सो आज के सेशन के अंदर हम लोग अपने क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 विच इज मेमोरी एंड फॉरगेटिंग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सी, ये चैप्टर बहुत ही इजी एंड अपने डेली लाइफ से कनेक्टेड है, यानी कि हम लोग अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम लोग अपनी लर्निंग को कैसे बेटर वे में कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग एंड इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं विद द according to the definition C. It's a process that connects पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ इवेंट्स, यानी अपनी मेमोरी जो है, ठीक है, वो अपने पास्ट के इवेंट्स एंड जो प्रेजेंट में अभी इवेंट्स हुए उसके बारे में डिस्कस कर दे। यानी कि ये एक प्रोसेस है जो हमारे पास्ट एंड प्रेजेंट को कनेक्ट करती है अपने इवेंट्स को, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स लर्न रिस्पॉन्स इन द लाइफ, ठीक है, लर्न रिस्पॉन्स। यानी कि देखो, बचपन में हम लोगों ने चलना सीखा था, ठीक है, हम लोगों ने अपनी मेमोरी में देखा, या फिर हम लोगों ने अल्फाबेट्स जो ए टू जेड एंड वो सब कुछ वो हम लोगों ने पास्ट में सीखा, ठीक है, और उसको हम लोग अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करते। सो ये क्या है, लर्न रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। इट्स अ मीनिंगफुल एंड थॉटफुल मेंटल प्रोसेस, ठीक है, ये मीनिंगफुल भी रहती है एंड थॉटफुल तो रहेगी, लॉजिकली है। सी, मेमोरी इज अ स्टोरेज फॉर द स्पेशल पीरियड ऑफ अ टाइम। यस, जो मेमोरी में कुछ चीज़ें जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हम लोग जानेंगे, सो इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें थोड़े टाइम के लिए याद रह जाती है एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पूरी लाइफ टाइम तक याद रह सकती है, ठीक है। फॉर दैट डेफिनेशन रेफर पेज नंबर 65 और उसमें से कोई भी दो डेफिनेशन रेफर कर लो, वो एग्जाम के लिए इजी एंड इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, जो आपको इजी लगे। सी, नाउ लेट्स डिस्कस स्टेजेस ऑफ मेमोरी। अभी मेमोरी के अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस है, देखो। टू रिमेंबर द थिंग्स और मटेरियल प्रॉपरली, अभी इसकी स्टेजेस की क्यों जरूरत पड़े, ताकि हम कोई भी चीज़ हो उसको हम लोग प्रॉपरली याद रख सके, ठीक है। टू डिफरेंशिएट इवेंट्स ऑफ द पास्ट लाइफ, और अपनी पास्ट लाइफ में जो इवेंट्स हुए उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सके। एंड इट हेल्प्स टू डेवलप बिहेवियरल पैटर्न इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ठीक है। सो अगर मेमोरी हमारी अच्छी हो तो उसकी मदद से हम लोग क्या, अपने बिहेवियरल जो पैटर्न है उसको भी हम लोग अपने फ्यूचर एंड प्रेजेंट के लिए अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपकी कोई गलती, यानी कि आप एकदम जल्दी से बोल रहे हो तो उसको आप कैसे स्पीड को रिड्यूस कर सकते हो, कौन सी जगह पर आप अटक रहे हो, कैसे आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हो, ये सब कुछ क्या है, अपने बिहेवियरल पैटर्न है। लाइक अपना फिजिकल बिहेवियरल हो गया एंड एवरीथिंग। सो ये सब कुछ अपने मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पार्ट के अंदर आ जाते हैं। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरीज, ठीक है। अभी मेमोरीज है, इसके अंदर भी थ्री टाइप्स है। काइंडली सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुई लिखने में। सी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, नहीं, ये है जो आपकी मेमोरीज के थ्री टाइप्स ऑफ स्टेजेस है, ठीक है। सो देखो, ये हमारे हैं थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी के स्टेजेस। नंबर वन इज एनकोडिंग, नंबर टू इज स्टोरेज एंड नंबर थ्री इज रिट्राइवल, ठीक है। अभी ये तीनों को हम लोग देखते हैं, वरना आप लोग कमेंट करोगे ये मिस्टेक। सी, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये टाइप्स नहीं, यहाँ पर ये स्टेजेस ऑफ द मेमोरीज है, ठीक है। See, number one is encoding. See, encoding यानी कि क्या? It is a first stage and it's a process of acquiring sensory inputs and transferring into neural codes. अभी जो चीज़ें हम लोग अपने सेंसरी ऑर्गन से हमें मिलती है, जैसे कि देखो फर्स्ट स्टेज है अपना, ठीक है, और प्रोसेस जो अपने सेंसरी इनपुट्स हमें जो मिलते हैं उसको हम लोग नर्वल कोड्स में जो काम है वो एनकोडिंग का रहता है, ठीक है। अभी देखो, सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इनपुट यानी कि क्या, जो हम लोग अपने सेंसरी ऑर्गन से अपने फाइव सेंसेस की मदद से हम लोग यूज करते हैं उसको नर्वल कॉर्ड्स में जो काम करता है वो काम रहता है एनकोडिंग का, ठीक है। इट कैन बी डन केयरफुली एंड कॉन्शियसली टू रिमेंबर थिंग्स इजीली। ये क्यों यूज होता है, कि कोई भी चीज को हम लोग इजीली याद कर सके उसके लिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं स्टोरेज। यस, सी, it's a second stage and it is a process of returning encoded information। जो हम लोगों ने इनकोडिंग में जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने याद की थी, ठीक है, उसको जो जगह होती है रखने की वो पार्ट करता है स्टोरेज का, ठीक है। एंड encoded information is necessary for the stage storage to make some or obtain changes। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है उसको हम लोग स्टोरेज कर सके ताकि वो चेंजेस के लिए यूज हो सके। Above changes are known as कंसोलिडेशन। सो ये चेंजेस को क्या कहा जाता है, कंसोलिडेशन। एंड इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी ऑटोमेटिक रहती है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड स्टेज की विच इज रिट्राइवल। से इट्स अ लास्ट स्टेज ऑफ द मेमोरी प्रोसेस। इट मीन्स recall the started events again and again to the conscious level, ठीक है। जो हम लोगों ने अपने इनकोडिंग किया, ठीक है, उसके बाद जो मैम स्टोरेज में हम लोगों ने यूज किया वो सबको रिपीट टू रिपीट करते रहना, वो होता है रिट्राइवल, ठीक है।
इट मीन्स रिकॉल द स्टार्ट इवेंट्स अगेन अगेन एंड से इट इज डन इन टू वेज। अभी देखो, एक तो ये होता है दो वेज में, एक तो रिपीटेशन के होता है एंड सेकेंड होता है रिकग्नाइजेशन। रिकग्निशन सी। अभी देखो टाइप्स ऑफ मेमोरीज, ठीक है। सी, टाइप्स ऑफ मेमोरीज में तीन प्रकार की अपनी मेमोरी होती है। नंबर वन इज सेंसरी, नंबर टू इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड नंबर थ्री इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द सेंसरी मेमोरीज विथ रेफरेंस टू इट्स टाइप एंड फीचर्स। अभी देखो सेंसरी मेमोरी है, ये इसका शॉर्टकट हो गया, तो उसमें क्या है हम लोग अभी वो डिस्कस करते हैं। सी, सेंसरी मेमोरी यानी कि क्या, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट रिसीव्स थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, जो अपने पांच सेंसरी ऑर्गन नोज, ईयर्स, आई, स्किन एंड टंग, जिसकी मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हो गई सेंसरी मेमोरी, ठीक है। सेंसरी मेमोरी इज रिटेन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। देखो ये जो है ये अपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होती है एंड विजुअल इमेजेस कैन रिमेन फॉर लेस देन 1 सेकेंड। और जो विजुअल इमेजेस अपने होते हैं, ठीक है, जो हम लोग विजुअली सोचते हैं, वो कितने, it remains for less than 1 second। अभी सेंसरी मेमोरीज के भी दो टाइप्स है। नंबर वन इज आइकॉनिक विजुअल मेमोरी। ये आइकॉनिक विजुअल मेमोरी है तो वो क्या है, एंड इट इज रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। सो आइकॉनिक विजुअल मेमोरी के अंदर क्या आता है, कोई भी रिगार्डिंग अपने ऑब्जेक्ट और पर्सन के रिलेटेड ये रहता है एंड इट कैन रिमेन अप टू 1 सेकेंड। और ये जो मेमोरी है वो खाली 1 सेकेंड तक ही रहती है। And number two is echoic auditory memory. See, it is related with the sound that remains in mind less than a second। और कुछ साउंड ऐसा नहीं होता कि जो खाली 1 सेकेंड से भी कम रहते, वो आते हैं इसके अंदर। Now let's discuss some its features and speciality of the sensory memory. See, it has temporary nature. This memory retains for a second or less than a minute, ठीक है। यानी कि इसमें मिनट का तो कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं, ये 1 सेकंड से भी बहुत कम के टाइम के लिए रहती है। और ये जो होती है वो लो स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज होती है एंड एनकोडेड इंफॉर्मेशन कैन बी डन इन वैलिड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी की, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Now see short term memory. See, short term memory is also known as STM. ये short form है इसका। See, it is a lifespan of a memory is short with limited area। यानी कि ये क्या particular limited area के लिए रहती है। Sensory में images are retained for 22 second is called शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो सेंसरी इमेज हम लोग रिटेन करते हैं जो 20 और 30 सेकेंड्स के टाइम ड्यूरेशन के लिए रहती है, वो कही जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पररी मेमोरी एंड इट हैज limited duration at one time we can be remember 7 different units of information, ठीक है। यानी कि देखो अभी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो से, यूज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टली टू कॉल समवन। अभी ये क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, हमें पता है कि टेलीफोन का हम लोग यूज करेंगे किसी को कॉल करने के लिए। तो इंक्रीज द स्पेन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी द ग्रुपिंग मेथड इज बेनिफिशियल। अभी ग्रुपिंग मेथड क्या है वो अभी हम लोग देख लेंगे, सी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्टेड ओनली इनकोडेड इंफॉर्मेशन एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ मिनट, 1 सेकेंड और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकेंड, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, यानी कि इसका मेन जो टाइम पीरियड 20 to 30 सेकेंड, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम में, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। देखो अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इट इज एब्सोल्युटली परमानेंट और कंप्लीटली परमानेंट स्टोरेज ऑफ द मेमोरी, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ द इवेंट्स और इंफॉर्मेशन विल रिमेन फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। अभी देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो परमानेंट बेसिस पर भी रह सकती है और कंप्लीटली परमानेंट, यानी कि कहें ना कि कंप्लीटली परमानेंट, जो आपने पहले से याद किया वो एकदम लाइफ टाइम तक याद रहे, वो भी होता है। एंड सी, इसमें रिपीटेशन ऑफ द इवेंट्स और इंफॉर्मेशन विल रिमेन फॉर द लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज होती है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट रखने के लिए। एंड इट इज लॉन्ग स्टैंडिंग मेमोरी एंड इट हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। द इंफॉर्मेशन इवेंट्स experiences that stored in long term memory in the form of synonyms, ठीक है। जो इसके अंदर स्टोरेज होती है जो इवेंट्स एंड वो सब कुछ अपने एक्सपीरियंस का है, उसको सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। अभी देखो सिनोनिम्स की एग्जांपल देखें तो रिसीव्ड नॉलेज इन लाइफ स्पैन, एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज्ड स्किल्स। अभी देखो फॉर एग्जांपल आपने ड्राइविंग की हो या फिर कुकिंग, कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, वो सब कुछ क्या है कि आपको एकदम लाइफ टाइम याद रहने वाला है, ठीक है, इफ यू रिमेंबर प्रैक्टिस करते रहते हो तो।
या फिर मान लो कोई कोई ऐसा इवेंट हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, सो वो भी आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि जो लोगों के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर किसी ने अपने कोई एक्सीडेंट, अभी हम लोग बात करें, यस, एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जो बात हुई, ठीक है। सो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कि किसी के अगर रिलेटिव गुजर गए हो उसमें, या फिर किसी ने उसके अंदर एक्सपीरियंस किया हो, तो वो लोगों को क्या है कि लॉन्ग टाइम तक एक वो याद रहने वाला है कि ऐसा हुआ था। अगर हम लोग एग्जाम्पल के देखें तो उसमें एक इंसान था, उनकी लाइफ बच गई थी, ठीक है। सो वो उसको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा कि भाई इस तरह से प्लेन क्रैश हुआ था और इस तरह से सभी लोग मर गए थे, क्योंकि उसके रिलेटिव, उसका आई थिंक भाई भी उसके अंदर था। सो ये क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल अपना हो गया कि जो हमें लाइफ टाइम याद रहने वाला है। नाउ designation, visual images, sounds, smell, order, etc. कैन बी स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे कि हम लोग नहीं कहते कि भाई इसका तो ये डेसिग्नेशन हो गया, कोई चीज़ जो एकदम इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू, या हम लोग नहीं कहते कि यार ये जो स्मेल है वो एकदम याद रह जाते। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, इमेजिन करो मैं आपको कहता हूँ कि चलो रोज की स्मेल कैसी होती है, ठीक है। तो आपको क्या कि अभी आपके आजू बाजू में रोज या हो या ना हो, ताकि आपको पता चल जाए कि नहीं यार, रोज की स्मेल है ये एकदम स्वीट इस तरह से होती है, लाइक दैट, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप्स है। सी, देर आर लॉन्ग टर्म मेमोरी के तीन पार्ट्स है, ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय ट्यूलिंग इन द 1972। अभी देखो, नंबर वन इज एपिसोडिक मेमोरी। अभी एपिसोडिक मेमोरी इसके अंदर क्या होता है, इसे इट रिप्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अगर एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है कि किसी के बारे में ऑटोबायोग्राफिकल जो फैक्ट्स होते हैं वो हमें इसके पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलते हैं। इट इज अ कंप्लीट स्टोरी और अ डायरी ऑफ अ डिफरेंट मेमोरीज ऑफ अ लाइफ एपिसोड्स, एक्सपीरियंस, इंसिडेंट्स एक्सेट्रा इन द हैप्पी एंड सैड फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि किसी की कंप्लीट स्टोरी हम लोग अच्छे और बुरे के बारे में इसमें जान सकते हैं इन द एपिसोडिक मेमोरी। इट इज अ लाइफलॉन्ग मेमोरी दैट कैन बी रिटेन्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ अवर टाइम थ्रू आउट द होल लाइफ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एंजॉयमेंट ऑफ हिल स्टेशन टूर, किसी की डेथ का इंसिडेंट हो जाना एट यंग एज, टीचर्स इंटरेक्शन इन प्राइमरी लेवल, फाइटिंग विद सिबलिंग्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ क्या कि आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। ये कुछ पर्टिकुलर इसके एग्जाम्पल हो गए। अभी हम लोग बात करें सोमेंटिक मेमोरी से। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, ये अपने कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के ऊपर ही रहता है। इट कंटेन्स जनरल नॉन पर्सनल नॉलेज अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज रिलेटेड विथ जनरल नॉलेज, एवरीडे टास्क, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक मटेरियल्स। सिमेंटिक मेमोरी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इजी मैथमेटिकल फॉर्मूला। अभी देखो इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ से इजी मैथमेटिकल अपने फॉर्मूला हो गए, जनरलाइज सिंबल्स हो गए एंड रिलीजियस साइंस, ये सब कुछ हमें क्या कि भाई पता चल गया कि फॉर एग्जांपल अभी देखो, मैं अगर ऐसा सिंबल कर दूं तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐसा प्लस का साइन कर दो, ठीक है, सो लोग समझ जाएंगे कि ये मैथ्स वाला प्लस है। एंड अगर मान लो कि मैं इस तरह से अपना ओम कर दूं, या फिर इस तरह से मून कर दूं, सो ये क्या कि मुस्लिम का मून हो गया, एंड स्टार जो होता है अपना है वो, एंड जो हिंदू का अपना ओम हो गया वो। सो ये सब कुछ क्या कि आपको डेली लाइफ से पता चल गया कि जनरल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, एनिमल किंगडम एंड डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस के एक्टिविटीज। सो आपको पता चल गया कि भाई नहीं, ये चीज यही होती है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं प्रोसीडोरियल मेमोरी से। प्रोसीडोरियल मेमोरी में क्या है, इट इज रिलेटेड विथ परफॉर्मेंस ऑफ अ स्किल्ड टास्क, जो हम लोगों की स्किल्ड टास्क है उसके रिलेटेड रहती है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्किल्ड मेमोरी। एग्जाम्पल अपने ड्राइविंग हो गई, कुकिंग हो गई, वर्शिपिंग, टीचिंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ क्या है, स्किल्ड मेमोरीज है कि इसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी आप लोग कहते हो कि सर आईएमपी क्वेश्चन दे दो, देखो ये सारे के सारे जो इस तरह से क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से लिखे हो कि जैसे देखो टाइप्स ऑफ मेमोरीज वाला हो गया, अभी सेंसरी मेमोरी क्या है वो, एंड ये डिफरेंशिएट, ये सारे के सारे इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डू द डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। सी, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, इट इज अ स्पेसिफिक मेमोरी ड्यूरेशन फ्रॉम 1 सेकेंड टू 30 सेकेंड, ठीक है। अभी वरना कुछ क्या एक्सपर्ट बच्चे आएंगे कि सर आपने लिखने में ये मिस्टेक करी, अभी हो जाती है कभी कभी। सो ये 1 सेकेंड टू 30 सेकेंड के बीच में रहती है। देर इज अ नो स्पेसिफिक,
सो ये 1 सेकेंड 30 सेकेंड के बीच में रहती है, ठीक है। दैट इज अ नो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी वो क्या पूरी लाइफ तक भी याद रह सकती है, कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक भी याद रह सकती है। स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, यानी कि ये क्या थोड़े टाइम के लिए इसलिए लिमिटेड है, और इसकी कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। इट इज अ टेम्पररी मेमोरी एंड इट इज अ परमानेंट मेमोरी, ठीक है। Permanent forgetting occurred in the short term memory and partial forgetting takes place in the long term memory। यानी कि इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप लोग क्या परमानेंट बेसिस पर पूरा भूल जाओगे, ठीक है। अभी मान लो कि मैं आपको कहूँ कि क्लास फिफ्थ के अंदर आपको गुजराती में कौन सा चैप्टर आता था इन द फिफ्थ नंबर वाला, तो आपको याद होगा नहीं होगा। वहीं पर मैं अगर आपको कहूँ कि भाई 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो वो क्या है कि आपको पता है कि भाई ये 100 के बाद 101 ही आएगा, लाइक दैट। सो इसमें क्या है, पार्शियल फॉरगेटिंग के यानी कि पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा भूलने के चांसेस इसमें रह सकते हैं। एंड रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इजी एंड ऑटोमेटिक, यानी कि कोई भी चीज़ को रिपीटेशन में देखना तो वो इजी एंड ऑटोमेटिक इसमें रहेगी। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है, इसमें थोड़ा क्या डिफिकल्ट पार्ट है। अभी यहाँ पे अपना चैप्टर 6 का मेमोरी वाला पार्ट तो खत्म होता है। अभी हम लोग बात करेंगे अपना दूसरा पार्ट विच इज फॉरगोटिंग, भूलने की आदत या फिर चीज़ों को भूल जाना। तो हम लोग क्या चीज़ों को भूल जाते हैं। अभी ये भूलने की आदत है, हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम के जो आंसर है वो सब कुछ है, उसको हम कैसे एकदम बेटर वे में समझ सकते हैं एंड कैसे इसको हम लोग अब ज़्यादा टाइम तक याद कर सकते हैं और ऐसे डेली लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। नाउ सी, हियर वी लुक इफ द मीनिंग इट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी में क्या है कि हम लोग सब कुछ याद रखते हैं, वो पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव इसका एस्पेक्ट यानी कि भूल जाना, गजनी वो क्या था कि भाई बातों को बात बात पे भूल जाता, वो क्या हो गया इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मेमोरी। Forgetting means a learned information is not able to recall through multiple repetition। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। यार ये आंसर मैंने रात को पढ़ा था लेकिन मेरे को रिपीट इधर तक याद है, लेकिन मेरे को क्या था वो याद नहीं आ रहा। ये क्या है, फॉरगेटिंग का पार्ट हो गया। हम लोग ने कि भाई सुबह रात को पढ़ा आंसर, अरे यार ये क्वेश्चन तो रात को पढ़ा और याद नहीं आ रहा। ये क्या है कि हम लोग रिकॉल कर रहे हैं लेकिन हमें आंसर नहीं मिल रहा। इट इज अ पार्ट ऑफ द फॉरगेटिंग। Forgetting is a process in which remembering happy or sad experience become difficult। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने की हो, ठीक है, वो हम लोगों को याद नहीं आ पा रहे, वो हो गए फॉरगेटिंग का डिफिकल्ट पार्ट। इट इज एन इंटरएक्टिव मेंटल प्रोसेस। यस, ये इंटरएक्टिव मेंटल प्रोसेस है। और डेफिनेशन के लिए हम लोग रेफर करेंगे अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69। नाउ ये तो होगी फॉरगेटिंग का इंट्रोडक्शन। अभी इसके डिटर्मिनेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये क्या किस तरह से होता है और क्या होता है इसमें। और काइंडली सॉरी, अभी लेक्चर्स में क्या है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी हो सके, लेकिन अभी क्या कॉलेजेस पे एग्जाम वो सब कुछ होते रहते हैं, इसलिए थोड़े टाइम के आगे पीछे हो रहा है। तो आपको जब जब ज़रूरत पड़े प्लीज़ आप कहना, मैं जल्दी हो सके उतना सिलेबस कराने की ट्राई तो कर ही रहा हूँ। अभी देखो अपने इंसान की बुद्धि में रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज वेरी फास्ट इन ह्यूमन लाइफ। अभी आजकल क्या है कि भाई लाइफ इतनी स्पीड में चल रही है कि हम लोग जो डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, ठीक है। रेशियो बिटवीन टाइम एंड फॉरगेटिंग प्रोसेस इज एज बिलो। अभी देखो ह्यूमन इज हैविंग रिमेम्बरिंग कैपेसिटी ओनली 58%। हमें जो हम लोग देखें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो हमें 58% चीज़ें याद रहती है। अभी देखो ड्यूरेशन और परसेंटेज ऑफ रिमेंबर। अभी एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, अभी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लास में। सो अगर ये चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे के बाद आपको वो खाली 44% पार्टी याद रहेगा। एक दिन के बाद इसको आपको खाली 34% ही याद रहेगा। एक वीक के बाद 25% कि इतना पढ़ाया था आधे का आता। एंड एक महीने के बाद आपको खाली 21% पार्ट ही रहेगा कि सर ने मेमोरी कहा था, फॉरगेटिंग कहा था, लाइक दैट। सो ये इसके ड्यूरेशन हो गया अपने रिमेंबर के। नाउ सी, देर आर थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरगेटिंग। अभी इसके क्यों होता है, इसके रीजंस अभी देखो। नंबर वन इज इनकोडिंग फेलियर। हम लोग अपने फेलियर को इनकोडिंग नहीं कर पा रहे। फिर स्टोरेज ऑफ द फेलियर एंड रिट्राइवल ऑफ द फेलियर, ठीक है। नाउ सी, डिस्टर्बेंस इन आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इनकोडिंग फेलियर क्यों हो रहा है कि भाई हमें डिस्टर्बेंस हो रही है कोई चीज़ को आइडेंटिफाई करने में या फिर किसी चीज़ को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही तो ये एक हो गया एनकोडिंग फेलियर का रीजन। फिर है स्टोरेज फेलियर, डिस्टर्बेंस बिटवीन स्टोरेज प्रोसेस एंड अ परमानेंट मेमोरी।
अभी देखो, हम लोग ओवर थिंकिंग या फिर कोई ऐसा स्ट्रेस ले रहे हो तो हमें क्या है कि भाई जो पढ़ा होगा वो भी याद नहीं रहेगा, कि यार कहीं एग्जाम में फेल हो गया तो, कहीं अच्छे मार्क्स नहीं आ गए तो, कहीं अगर मैं ये चीज में प्रॉब्लम की है तो क्या लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो इसके कारण क्या कि माइंड को जो अभी चीजों को समझना है वो हम लोग नहीं करें, लेकिन ड्यू टू ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस की वजह से क्या है कि एक तो अपने दिमाग की भी पर्टिकुलर कैपेसिटी रहेगी कि भाई इतना वो सहन कर सकता है, लेकिन हम लोग सोच सोच कर जिसके कारण स्टोरेज फुल है, जिसके कारण हम कुछ भी याद नहीं कर पा रहे और सब कुछ फॉरगेटिंग कर रहे हैं। सो डिस्टर्बेंस हो गई एंड परमानेंट प्रोसेस ऑफ द परमानेंट मेमोरी, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हो कि भाई उसको परमानेंट याद नहीं रखना चाहिए तो उसको निकाल देना चाहिए, एंड कुछ चीजें जो हो वो याद रखने लायक वही रखनी चाहिए, ठीक है। नाउ, रिट्राइवल फेलियर, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग अ मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन, ये भी एक फॉरगेटिंग का कारण हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम मेमोरी इंटरफेरेंस। इट इज अ मेजर रीजन ऑफ अ फॉरगेटिंग। मेमोरी इंटरफेस के कारण हम लोग चीजों को बहुत कारण से भूल जा रहे हैं। इट मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट लर्निंग, अभी जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, उसके कारण हम लोग अपने प्रेजेंट के लर्निंग पर भी एकदम खराब असर करें। मेमोरी इंटरफेस अकर्स ड्यूरिंग अ प्री और पोस्ट लर्निंग इन नेगेटिव एनवायरनमेंट। अभी कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट में अगर आप लोगों ने सीखा हो कुछ भी, तो उसके कारण ये आपको नुकसान कर सकते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इंटरफेरेंस। सी, नंबर वन इज रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड नंबर टू इज प्रोएक्टिव। ये क्वेश्चन पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है डिफरेंशिएट का। नाउ लेट्स डिस्कस अभी दोनों का डिफरेंस क्या है। दो पॉइंट्स है, यानी कि ये दो मार्क में आ सकता है, ठीक है। Now see, it means when later experience events interference with recall of earlier information is called retroactive interference। यानी कि क्या it means when later experience जो हम लोगों ने पहले experiences की हो event with recall और earlier information is called retroactive interference। It means अभी देखो proactive में क्या, it means the ability to remember comes in between the process of a long term memory is known as proactive interference। नाउ से कंटिन्यू, अभी एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंटिन्यूअस क्लासेस और लेक्चर ऑफ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट इन वन डे, एंड राइटिंग एन एप्लीकेशन और साइनिंग सम डॉक्यूमेंट्स समटाइम्स आर रोट द प्रीवियस ईयर डेट, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल हो गई कि भाई एक साल रिट्रोएक्टिव, यानी कि क्या कि भाई एक साथ हम लोग कितने सारे लेक्चर्स अटेंड करें, वो हो गए रिट्रोएक्टिव का एग्जांपल। एंड राइटिंग एन एप्लीकेशन और साइनिंग सम डॉक्यूमेंट्स समटाइम्स आर रोट द प्रीवियस ईयर डेट, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई इसकी। अभी मेन एंड ईजी जो आईएमपी पार्ट हम लोग डेली लाइफ से करने कर सकते हैं वो है इम्प्रूविंग मेमोरी। हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेट्स सी। अभी इम्प्रूविंग मेमोरी में हम लोगों को क्या आएगा, टू इम्प्रूव मेमोरी वी नीड नॉलेज एंड प्रैक्टिस। यस, हमें कोई तो चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड उसकी प्रैक्टिस भी होनी कंपलसरी रहती है, ठीक है। देर आर फ्यू मेथड्स दैट हेल्प्स इन टू इम्प्रूव मेमोरी। अभी कुछ मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम लोग अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर वन इज ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। ऑर्गेनाइजेशनल मेथड में क्या है, एनी मैटर एट इट्स एग्जैक्ट प्लेसेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई चीज़ को हम लोग प्रॉपर अरेंज करें, अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड वे दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव और टू रिकॉल द मेमोरी। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाद में 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए, बाद में 3 मार्क्स के, बाद में 5 मार्क्स के। एंड ओवरऑल वो करने के बाद चैप्टर की समरी एंड कुछ इसके जो कीवर्ड्स हो गए वो सब कुछ हो गए। तो हम लोग क्या किया कि पूरे चैप्टर वाइज को इसको ऑर्गेनाइज वे में कर दिया। से इट हेल्प्स टू इन्फॉर्मेशन शुड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स टू रिमेंबर इजीली। यानी कि आपको पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन है वो 1 मार्क में आएंगे, ये चीज़ें वो 2 मार्क्स में आएंगी। और आपको पता हो तो एग्जाम के कुछ टाइम जब बाकी हो तब आपको फैकल्टीज जो आपके होते हैं वो आपको ब्लूप्रिंट देते हैं एंड जो चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे उसका आपको आइडिया देते हैं। जैसे कि देखो, क्लास 11th में तो डिफिकल्ट है, क्योंकि क्लास 11th में क्या है भाई सब टीचर्स की अलग अलग मेथड होती है। लेकिन आप लोग जब मेरे क्लास 12th के वीडियोस देखोगे ब्लू प्रिंट वाइज लास्ट ईयर के, तो आपको पता चलेगा कि भाई ओके चैप्टर 1 में से इतने क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से इतने क्वेश्चन आएंगे और यही सेक्शन में से क्वेश्चन आएंगे। सो आप लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई सारे चैप्टर तो याद नहीं कर पा रहे, तो कुछ चैप्टर ऐसा लगा कि भाई काम क्या नहीं लग रहा है तो वो आप स्किप भी कर सकते हो, लाइक दैट। सो ये हो गई अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। नंबर टू इज एक्सेस लर्निंग। नाउ सी, एक्सेस लर्निंग में क्या आता है, आफ्टर लर्निंग ऑफ एनी लेसन और सब्जेक्ट, इफ वी कीप कंटिन्यूस एंड प्रैक्टिसिंग दैट इज कोर्स्ड
एक्सिस लर्निंग। अभी देखो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जो था हमारे टाइम पे प्रोबेबिलिटी, यस। सो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा। अभी कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अभी हम लोग मीन मीडियन मोड जो स्टैटिस्टिक्स पे है वो सब कुछ वो हम लोगों ने समझ तो लिया। अगर हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे कि भाई इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है इतने टाइम के अंदर, सो क्या है कि ओके ये कॉन्सेप्ट यही है, तो अभी हमें क्या है कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यानी कि जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी उसको हमें प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। सो ये हो गया एक्सिस लर्निंग का पार्ट। इट इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कि अगर प्रैक्टिस हम लोग रखते हैं तो हमें क्या है वो पर्टिकुलर चीज़ें लाइफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी स्टोर हो जाती है और हमें याद वो रह जाती है। लाइक अभी मैं आपको कहूँ कि भाई कैलकुलेशन में प्लस और माइनस के सम करके दिखाओ, तो आप लोग क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको प्रैक्टिस पहले से है। नाउ मैक्सिमम प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव मेमोरी। अभी आप लोगों को पता होगा कि 12th स्टैंडर्ड में जब आप लोग आओगे और 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर क्यों कराए जाते हैं? प्रैक्टिस पेपर कराने का कारण एक ही होता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको इसमें से किस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है और किस तरह से आप इसको बेटर वे में लिख सकते हो, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के सैंपल आपको कराए जाते हैं। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई भी कंपनी के हो गए, मैं इसके लिए कोई आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें जाके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, कुछ नए पैटर्न आए उसके रिलेटेड हो गए, लाइक दैट। ये हो गया। अभी थर्ड है पार्ट एंड होल लर्निंग। पार्ट और होल लर्निंग में क्या होता है? अभी देखो, पार्ट लर्निंग और होल लर्निंग की बात करें तो होल लर्निंग यानी कि क्या, जो रट्टू टोटा होता है अपना, कि भाई एक चीज को हम लोग पूरे कंटिन्यूस घंटों तक याद करते रहते हैं विदाउट अ ब्रेक, इज कॉल्ड होल लर्निंग। अभी देखो मैं आपको कहूँ तो ये लर्निंग कभी भी मत करना कि हम लोग क्या कहते हैं, अभी कल पेपर है तो एक साथ 5-6 घंटे पढ़ने लगते हैं, नहीं। ये करोगे उल्टा जो याद होगा वो भी भूल जाओगे, इससे इतना याद हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन पार्ट लर्निंग मेथड मीन्स लर्निंग ऑफ स्किल्स ट्रूथ एंड इंफॉर्मेशन विच एवरीडे 1 आवर प्रैक्टिस। अभी मान लो कि एग्जाम के लिए इतना सब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रात में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर वही सिलेबस जो पूरे साल पर एक एक घंटे या ऐसे प्रैक्टिस की होती, तो हम लोगों को क्या उतना स्ट्रेस जो एग्जाम के टाइम पर नहीं होता। सो ये हो गया होल लर्निंग। होल लर्निंग में यानी कि क्या, इसका सिंपल एग्जांपल हो गया वन नाइट। जस्ट सेकेंड, इंक का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। सो इसका एग्जांपल हो गया वन नाइट बिफोर एग्जाम। जो हम लोग एकदम टेंशन में रहते हैं कि यार कैसे होगा, वहीं पर अगर पूरे साल ध्यान दे दिया होता तो कोई टेंशन ही नहीं होता, और वहीं पर प्रैक्टिसिंग डेली। ठीक है, सो ये हो गया पार्ट टाइम लर्निंग एंड होल लर्निंग। अभी हम लोग बात करें डीप थिंकिंग एंड वर्सेस रिपीटेड रीडिंग। अभी कोई चीज़ को अगर हम लोग डीप थिंकिंग में स्टडी करें या फिर रिपीटेड रीडिंग करें तो कौन सी हमें हेल्प करेगी? सी, डीप थिंकिंग गिव्स 80% रिजल्ट टू रिकॉल सम मेमोरीज, ठीक है, while repeated reading gives 20% results to improve memories। अब डीप थिंकिंग फॉर एग्जांपल के लिए सोचो, साइकोलॉजी की अगर आप लोग टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ोगे, ठीक है, और मान लो कि आपने 5 बार पढ़ लिया चैप्टर, 6 बार पढ़ लिया, तो भी आपको क्या 20% जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आएगी। वहीं पर ये जो डीप थिंकिंग यानी कि जो चैप्टर को इजी वे में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं एंड इसको हम लोग अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं, सो इसकी वजह से हमें क्या कि भाई 80% ऑफ रिजल्ट है वो हमें मिल जाता है। जो हम लोग कहते हैं 80-20 का प्रिंसिपल, कि भाई 80% जो है उसके जो आउटकम्स है वो 20% से ही आते हैं, एंड जो 20% चीज़ है उसके आउटकम 80% से आते हैं। वरना फिर कुछ लोग ज़्यादा फिर से कहेंगे सर आपने ये मिस्टेक की वो मिस्टेक, क्या नहीं कि देखो, जो हम लोग 20% मेहनत करते हैं, ठीक है, उसमें से हमें 80% आउटकम्स मिलते हैं। वरना कमेंट में क्या कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ये मिस्टेक की, मेरा वो मिस्टेक ना हो इसलिए आपको समझा कि जो हम लोग 20% एफर्ट्स देते उसमें से आपको 80% आउटकम्स मिलते हैं। वाइल इसका वाइस वर्सा भी होता है कि पे 80% अगर मेहनत करते हैं उसमें से, तो उसमें से खाली 20% ही हमें आउटकम मिल सकता है। तो हमें क्या करना है कि 20% जो अपने बेस्ट दे उसके ऊपर हमें मेन फोकस करना रहेगा। Now, according to psychologists, AI Gates carried out students on this method in 1917। अभी इन्होंने क्या किया था कि स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि
एक ग्रुप है वो डीप थिंकिंग करेगा एंड एक ग्रुप जो है वो रिपीटेड रीडिंग करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ? 1917 के अंदर बाय एआई गेट्स। यस। अभी फर्स्ट लेटर टेक्निक ये हम लोगों ने यूज की है बचपन से सी। इट इज अ मेक अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच कॉन्सेप्ट combined in one unit to remember easily। यानी कि क्या कि भाई फॉर एग्जांपल बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर अगर हम लोग इसको क्या ग्रुप वाइज डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, कलर ऑफ द रेनबोज। अभी सबसे पहले कौन सा आ गया? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये क्या है? फर्स्ट लेटर यानी कि विबग्योर हम चीज को कहते हैं। ये सब कुछ हो गया फर्स्ट लेटर मेथड। नाउ वन ऑफ द इजी एंड बहुत ही काम की मेथड जो हम लाइफ टाइम यूज होगी, PQRST मेथड। मेरी सबसे फेवरेट मेथड ये है। अभी देखो इसमें क्या होता है। देखो इसमें P का मीनिंग होता है प्रीव्यू। अभी देखो इसमें P का मीनिंग है अपना प्रीव्यू, ठीक है। Q का मीनिंग है क्वेश्चन, R का मीनिंग है रीडिंग, सेल्फ का मीनिंग है सेल्फ रिसिटेशन एंड T का मीनिंग है टेस्ट। अभी देखो इट इज यूजफुल। अभी देखो ये डेवलप किस जगह? थॉमस एंड रॉबिन्सन ने 1962 में इसको डेवलप किया है। इट इज यूजफुल टू इम्प्रूव द कैपेसिटी। अभी ये क्यों? एक तो हेल्प होते हैं अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और कैपेसिटी टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भी चीजों को हम लोग बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें। ना इट रेफर्स टू फर्स्ट लेटर ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ अ स्टडिंग, ठीक है। सी अभी इसका थोड़ा हम लोग देख ले। सी कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, सो हमें इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ पढ़ रहे तो हमें क्या करें? सबसे पहले तो रिव्यू करना है कि भाई इसमें ये कहना चाहते हैं। फिर उसके ऊपर से हम लोग निकालते हैं भाई क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन अंडरलाइन जो हम लोगों ने किया वो रीडिंग एंड सेल्फ। अभी देखो इसको हम लोगों ने नोट्स वाइज देखे तो सी प्रीव्यू रीडिंग। हम लोग रीडिंग करेंगे। सबसे पहले इसका मेन टाइटल क्या है, इसके अंदर पिक्चर्स क्या क्या दिए गए लेसन के, चैप्टर वाइज इसकी समरी क्या कही गई है वो, एंड चैप्टर का जो हम लोग कहते हैं माइंड मैप, वो हम लोगों ने इसका प्रीव्यू कि ओके ये चैप्टर में ये कहने को चाह रहे हैं। फिर हो गया ये क्यू लिखा है मैंने, क्वेश्चन का क्यू। अभी हमें पता चल गया ओके ये प्रीव्यू हम लोग ने देख लिया तो इसमें से हमें क्या कहीं पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये मेमोरी एंड फॉरगेटिंग तो आपको क्या पता चल गया? व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेमोरीज, हाउ वी कैन इंप्रूव द मेमोरी, व्हाट इज द PQRST मेथड। सो आपको आइडिया आ गया ओके इसमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। रीडिंग द टाइटल्स, सब टाइटल्स कन्वर्ट्स इन द क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है। अभी रीडिंग रीडिंग द अंडरलाइन। अभी देखो हम लोग रीडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अंडरलाइनिंग द मेन वर्ड्स और पॉइंट्स और आंसर टू द क्वेश्चंस कि भाई ये चीजें जो है वो इसके लिए IMP हमें लग रही है। फिर है सेल्फ रिसिटेशन। एज फॉर सेल्फ रिसिटेशन कंप्लीट द रीडिंग टास्क। अभी हम लोग रीडिंग टास्क कर लिया। वाइज मेन कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट इसके हमें समझने। कंबाइन द सिमिलर कॉन्सेप्ट वन बाय वन रिपीटेशन, QRS प्रोसेस। अभी देखो सबसे पहले हमें क्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के पे ओके इसमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको रीडिंग करना है एंड इसी को सेल्फ रिसिटेशन यानी कि प्रैक्टिस हमें करनी है। एंड टी सॉरी मेरी गले की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। अभी टी यानी कि टेस्ट। अभी ये सब कुछ सीखने के बाद हमें PQRS का टेस्ट लेना है कि भाई हमें कौन सी चीज़ें समझ में आई है और कौन सी चीज़ों का हम लोग इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमें आइडिया आ गया। अभी यही चैप्टर को हम लोग एक बार मेरी नोट्स की जो PDF शेयर करूंगा इसमें से रिव्यू करेंगे, ठीक है। बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, एज फॉर सेल्फ रिसिटेशन करेंगे एंड एट द लास्ट हम लोग जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसमें से टेस्ट लेंगे भाई ओके सो ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज मेमोरी एंड फॉरगेटिंग ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट लगे प्लीज फ्री फील टू शेयर। मैं आपके डाउट्स जो है वो कवर करने की ट्राई करूंगा एंड लेक्चर्स आप जितने जल्दी हो सके उतने लाने की ट्राई करूंगा। अभी क्या है कि मेरे भी एक्सटर्नल एग्जाम्स चल रहे हैं, इसके कारण क्या है कि थोड़ा डिले हो रहा है। फॉर दैट काइंडली सॉरी। मिलते हैं बहुत जल्द इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू ऑल।